हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हमने की ऑडिट मैटर पढ़ा था, ईओएम पैरा, ओएम पैरा, ये सारे टॉपिक समझ लिए थे। अभी हम उन हर एक टॉपिक का एक शॉर्ट ओवरव्यू लेने वाले हैं। दैट इज़ कौन से कॉन्सेप्ट को कौन सा ऐसे गाइड करता है, उस ऐसे का नाम क्या है और वो कौन से मैटर से डील करता है, उसका स्कोप क्या है। लेट्स स्टार्ट विद ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस ऐसे के हिसाब से ऑडिटर की स्कोप, उसकी ऑब्जेक्टिव ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो फॉर्म करे अपना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस ओपिनियन को शो करे ऑडिट रिपोर्ट में। ये ऐसे बताता है कि किस फॉर्म में, किस कंटेंट में या किस कंटेंट से हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। जो हमने पढ़ा था ना पैरा 3.1 में, पहले टाइटल फिर एड्रेसी, वो सब स्टेप्स। देन ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऐसे बोलता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इशू करे एक अप्रोप्रिएट रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो अप्रोप्रिएट हो उन सर्कमस्टांसेस में जब ऑडिटर को लगे कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है ऑडिट ओपिनियन में। और कौन से 3 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। और फिर हमने पढ़ा ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसके हिसाब से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम्युनिकेट करे की ऑडिट मैटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, जो इंक्लूड करता है व्हाट टू कम्युनिकेट और किस फॉर्म और कंटेंट में कम्युनिकेट करना है। देन हमने पढ़ा था ऐसे 706 जो है हमारा ईओएम पैरा एंड अदर मैटर पैरा। और इस ऐसे के अंडर हम क्या करते हैं? एडिशनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जब ऑडिटर को ये लगे उसके प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे कि ये ज़रूरी है कि इस पे यूज़र का अटेंशन ड्रॉ किया जाए। अब उन इन्फॉर्मेशन में से ईओएम में हम कौन से शो करते हैं? जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ओएम में हम उन्हें शो करते हैं जो प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट वो रेलेवेंट है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ तक का हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब हमारा आज का नया टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 710 कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टैंडर्ड डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगी? प्रायर पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या 2-3 प्रायर पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंपेयर कर रहे हो तुम करेंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो देखो वही लिखा है, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड हैव बीन ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर और वर नॉट ऑडिटेड। अब हम रिफ़र कब करते हैं प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? जब जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई है वो किसी और ने की है, आपने नहीं की, या वो ऑडिट ही नहीं हुई है, तो वहाँ पे अराइज होता है रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 510 रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑल्सो अप्लाई। अब कभी ये होता है कि किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने की या ऑडिट ही नहीं हुई, अब तुम्हें चाहिए ओपनिंग बैलेंस, तब तुम रिफ़र करोगे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और जैसे ही हम पिछले साल की या किसी भी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकालते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को करेंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ चेक करते हैं, टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एंटर करता है ऐसे 510 द नेचर ऑफ द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब जो ये कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना जो प्रेजेंट की गई है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसकी नेचर डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट में ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ, कि आपको एफआरएफ क्या बोलता है, किस चीज़ को किस तरीके से शो करना है। एक ऑडिटर की ना रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 डिफरेंट ब्रॉड अप्रोच होते हैं। एक या तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन होगा, या इन केस ऑफ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन 2 डिफरेंट ब्रॉड अप्रोचेज होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करना है ये हमें कौन बताता है? लॉ और रेगुलेशन। या कभी हो सकता है लॉ रेगुलेशन ना बताए, आपने जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन किए उसमें ये डिसाइडेड था कि आप कौन सा फिगर यूज़ करने वाले हो, कॉरेस्पॉन्डिंग या कंपेरेटिव। अब ये होते क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में ना ऑडिटर पिछले साल की स्टेटमेंट देखता ही नहीं है, वो अपनी ओपिनियन देता है करेंट पीरियड को ही रिफ़र करते हुए। वेयर एस कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम फॉलो कर रहे हो या इस अप्रोच को हम यूज़ कर रहे हो, तब ऑडिटर ओपिनियन जो देगा वो रिफ़र करेगी ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड।
अब मान लो तुम 2023 की ऑडिट कर रहे हो, तुमने 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी यूज़ किया है, ये तुमने देखा, बट यहाँ पे यू आर रेफरिंग जस्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, तो तुम जो ओपिनियन ड्रॉ करोगे वो इस पे होगी। और वहीं अगर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो की जा रही है तो ओपिनियन बेसिकली दोगे तो इस पे, बट वो रिफ़र इसे भी करेगी। या अगर यहाँ पे 2021 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व है तो उन सब को रिफ़र करेगी। फॉर comparative financial statement, the auditor's opinion refer to each period for which financial statements are presented. I hope you all are clear with this. Now, as per SS 710, auditor की objective क्या होती है? To obtain sufficient appropriate audit evidence. किस बारे में ये evidence इकट्ठे करने हैं कि क्या जो comparative information दी गई है financial statement में वो present करती है in all material respect in accordance with the requirement of comparative information in the applicable FRF. आपने ना बहुत सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी होगी, या बहुत सी छोड़ो, तुम बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट पढ़ते हो हम क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, फिर प्रीवियस ईयर करेंट ईयर दोनों शो होता है, क्या कंपेरेटिव यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, इसकी शो करने की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होगी। तो जब तो आप यूज़ कर रहे हो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को तो वहाँ पे आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या जो ये कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट की गई है हर मटेरियल रेस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल FRF, और वो रिक्वायरमेंट्स जो हमें कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए फुलफिल करनी होती है। और फिर जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया उसके बेसिस पे टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पहले ऑब्टेन करो उसके बाद उस पर रिपोर्ट करो। नाउ व्हाट इज कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन? वो अमाउंट और डिस्क्लोजर्स जो इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन रेस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। आपने देखा होगा जब भी आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं ना, आप उसका प्रॉफिट देखते हो कि कितने हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है या गिर रहा है, आप उसके कैश फ्लोज चेक करते हो हर साल के कि क्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या हो रहा है। अब क्या हर साल की कैश फ्लो हर साल का प्रॉफिट देखने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओगे? नहीं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ना जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है 4-5 ईयर्स के, प्रीवियस ईयर का तो ऑलमोस्ट सब इंक्लूड करते हैं, बट बहुत लोग 4-5 ईयर्स के भी इंक्लूड करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी अमाउंट और डिस्क्लोजर वो दी गई है जो कि है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, तो उसे हम कहते हैं कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। आप जब अकाउंट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें भी रहता है प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, या अभी का FM का ही कॉन्सेप्ट ले लो। एक कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हमें न्यू EBIT कैलकुलेट करनी होती है। वो हम कैसे करते हैं, हम पहले जो पहले का हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैपिटल का उससे ROI निकालते हैं, फिर हम नए जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर हम उसे अप्लाई करते हैं और हम EBIT कैलकुलेट करते हैं। अब उसे देख लो कि पिछले साल तक कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर था, अब इस साल नया हम और इशू कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी आपने क्या किया, इस साल से ROI निकाला और फिर उसे इस साल पे अप्लाई किया, आपने यूज़ की पीरियड की इन्फॉर्मेशन को। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्हें कहते हैं कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग दिस कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव टू परफॉर्म? तो सबसे पहले ना ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करती है कोई भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को जो रिक्वायर्ड है बाय एप्लीकेबल FRF, और अगर इंक्लूड करती है तो क्या वो इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई की गई है। अब ये फॉर दिस पर्पस ये डिटर्मिनेशन करने के लिए ऑडिटर शेल इवेल्युएट वेदर। अब ये कैसे चेक करोगे, तो पहले ऑडिटर क्या कंफर्म करेगा, क्या चेक करेगा कि क्या ये जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ये एग्री करती है विद द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स जो प्रेजेंट किए गए हैं प्रायर पीरियड में। एंड उसके बाद हम ये इवेल्युएट करते हैं कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में यूज़ हुई थी क्या उसे ही कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है करेंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर उसमें किसी भी तरह की चेंजेस की गई है तो क्या उन चेंजेस को TCWG ने प्रॉपरली अकाउंट प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया है। अब जब तक आप ऑडिट नहीं करा रहे थे आप LIFO यूज़ कर रहे थे, बट अब आपको ऑडिट कराना है, आपको पता है आपकी FRF के हिसाब से LIFO सही नहीं है, तो अब आप आ गए FIFO पे, क्या ये सही होगा? तो पहले आप चेक करोगे। अब अगर पहले तक उन्होंने गलत वैल्यूएशन यूज़ की है तो इस बार का जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्या वो भी गलत होगा? यस। तो अब ऐसे में आप कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को क्या यूज़ कर सकते हो? नहीं।
तो यही सब चीज़ें करके हमें ये पता चलता है, हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर किसी भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करती है तो वो एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ ही है या नहीं, और अगर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से है तो क्या अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है। अब इसके बाद ये डिटर्मिनेशन करने के बाद ना, अगर ऑडिटर अवेयर हो जाता है कि कोई तो पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है करंट पीरियड की ऑडिट, तो अब ऐसे केस में ऑडिटर परफॉर्म करेगा कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स जो नेसेसरी होंगे उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे ये डिटरमाइन करना पॉसिबल हो या ये डिटरमाइन किया जा सके कि क्या एक्चुअली में मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। और अगर ऑडिटर ऑडिट करता है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसे ये ऐसे 560 भी फॉलो करना होगा। और ये ऐसे 560 क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब हमने ये पढ़ा है ना कि हम जिस ईयर की जिस पीरियड की ऑडिट करते हैं उसकी हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी चेक करते हैं। तो अगर आप किसी प्रीवियस ईयर की, आपको ऑडिट इस ईयर की करनी है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो अब इसके लिए ये सब्सिक्वेंट पीरियड हुआ ना, सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ ना, हो सकता है ना, तो आप वो भी चेक करोगे। इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि अगर ऑडिटर को किसी भी तरह का ये लगता है कि कोई भी पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है, तो वो कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या एक्चुअली में मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। और अगर ये करते हुए ऑडिटर एक्चुअली में ऑडिट कर देता है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो फिर वो ऐसे 560 को भी फॉलो करेगा। और जैसा कि हम ऐसे 580 में पढ़ते हैं, ऐसे 580 क्या होता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो जैसा कि हमने ऐसे 580 में पढ़ा है कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उस हर एक पीरियड के बारे में जो रिफ़र की गई है ऑडिटर की ओपिनियन में। दैट इज़ अगर ऑडिटर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी अपनी ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन करेंगे। ऑडिटर को ऑब्टेन करनी चाहिए स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम जो सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है करेंट पीरियड के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। अगर इस साल के पीएनएल में पिछले साल की कोई भी इन्फॉर्मेशन शो की गई है तो आप उसके लिए भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे। लाइक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ही आपको प्रीवियस ईयर करेंट ईयर करके शो किया है, तो अब आपको इसके लिए भी अलग से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। करेंट ईयर के लिए तो आप लोगे ही। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया हो। इन केस कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं? अब वो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, ऐसे कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कोई भी अमाउंट या डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड का है और वो इंक्लूड किया गया है करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज इट्स इंटीग्रल पार्ट। दैट इज़ ये इंटेंडेड है कि उन पर्टिकुलर आइटम्स को, उन पर्टिकुलर अमाउंट्स को या डिस्क्लोजर को रीड किया जाएगा ओनली इन रिलेशन टू द अमाउंट या अदर डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू द करेंट पीरियड, रेफर टू एज करेंट पीरियड फिगर्स। मतलब कोई ना एक अमाउंट है जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है जो प्रायर पीरियड का है एक्चुअल में, बट जब तुम उस अमाउंट को देख रहे हो ना, उसे पढ़ रहे हो, तो तुम उसे इन रिलेशन टू करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देख रहे हो। अब जो भी लेवल ऑफ डिटेल दी गई होगी करस्पॉन्डिंग अमाउंट में या उसके डिस्क्लोजर में, वो डिक्टेट होगा प्राइमरीली बाय इट्स रेलेवेंस टू द करेंट पीरियड फिगर्स। दैट इज़ हमारे बुक में कोई एग्जांपल दी नहीं है, बट अगर एक एग्जांपल पूछो तो जब तुम एक किसी भी साल की पीएनएल बनाते हो और उसमें कोई भी प्रॉफिट आता है तो उसे आप ट्रांसफ़र कर देते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब जब इस रिजर्व सरप्लस को इस साल हो गया, अब अगले साल की जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे और वहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस मान लो लिखा है 10 लाख, यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट गया था 5 लाख। ओके, अब ये नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस है 10 लाख, जिसके बारे में आपने नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब क्या नोट्स टू अकाउंट्स में तुम रिजर्व्स एंड सरप्लस पिछले साल का 5 लाख शो करोगे क्या? नहीं। अब जो इस साल, जिस साल की ये बैलेंस शीट है, उस साल अगर कोई पीएनएल तुमने बनाया है, जो कि ऑब्वियसली बनेगा ही, अगर इस साल प्रॉफिट आई है मान लो 2 लाख, तो यहाँ पे तुम प्रॉफिट शो करोगे 2 लाख। दैट इज़ अभी इस 10 लाख में ये 5 लाख का अमाउंट इंक्लूडेड है, बट क्या इस अमाउंट को तुम एज प्रीवियस ईयर अमाउंट देख रहे थे? नहीं।
तो ऐसा कोई भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कोई भी अमाउंट या डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड का होगा लेकिन वो इंक्लूडेड होगा एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसे हम सिर्फ इसी तरीके से देखेंगे इन रिलेशन टू अमाउंट और डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करेंट पीरियड। हम करेंट पीरियड के रिजर्व्स एंड सरप्लस देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस करेंट पीरियड की रिजर्व्स और सरप्लस में पिछले साल की प्रॉफिट जुड़ी हुई है। इसे बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं तो ऑडिटर का ओपिनियन उस कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को रिफ़र नहीं करेगा एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। दैट इज़, ये हमने ऊपर भी अभी पढ़ा कि हम दो अप्रोचेस फॉलो करते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर और एक कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में आप प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी अपनी ओपिनियन ड्रॉ करते हो, बट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस का, आप ये चेक करोगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख सही है या नहीं करेंट पीरियड की ऑडिट के लिए। आप ये नहीं चेक करोगे कि अगर इस करेंट पीरियड में 5 लाख इंक्लूडेड है ना, तो चलो अब जाके पहले प्रीवियस ईयर का P&L को भी अच्छे से ऑडिट कर लेते हैं कि ये 5 लाख एक्चुअल में सही है या नहीं। ये है हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का यूज़, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना आपको इस 5 लाख को भी जाके चेक करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं? जब अगर आपकी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई हो, वो फिगर ऑडिट हुई हो जो इंक्लूडेड हो करेंट ईयर की पीरियड में, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम को लेके जो ऑडिटर की रिपोर्ट इशू हुई थी वो इंक्लूड करती है किसी भी तरह की क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, और जिस मैटर को लेके ये ओपिनियन ड्रॉ की गई थी उसे अभी तक रिजॉल्व नहीं कराया गया है। तो ऐसे में ऑडिटर करेंट पीरियड की भी जो अपनी ऑडिटर ओपिनियन है उसे मॉडिफाई कर देगा। और जब आप अपनी बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ बनाओगे तो वहाँ पे द ऑडिटर शेल ईदर, या तो ऑडिटर रिफर करेगा टू बोथ द करेंट पीरियड्स फिगर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, और एक डिस्क्रिप्शन देगा उस मैटर का जो राइज दे रही है इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन को, जब उस मैटर का कोई भी पॉसिबल अफेक्ट उस पड़ रहा होगा हमारी करेंट ईयर की पीरियड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और वो अफेक्ट होगा मटेरियल। तो अभी तक हमने क्या समझा? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हम सिर्फ करेंट ईयर के बेसिस पे अपनी ओपिनियन ड्रॉ करते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इंक्लूड की है उसको लेके भी ओपिनियन ड्रॉ करनी पड़े। ये सर्कमस्टांसेस कब अराइज होते हैं? जब जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर यहाँ इंक्लूडेड है, जिस प्रायर पीरियड की स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड है उस पर जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई थी उसमें ऑडिटर की ओपिनियन मॉडिफाइड है, और जिस मैटर को लेके वो ओपिनियन मॉडिफाई की गई है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। ऐसे केस में हम अपनी करेंट ईयर पे भी जो ओपिनियन है उसे मॉडिफाई कर देते हैं, और जब हम अपना बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे या तो ऑडिटर रिफ़र करता है बोथ करेंट पीरियड की फिगर को और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को, और एक डिटर्मिनेशन, एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है अबाउट द मैटर जो राइज दे रही है इस मॉडिफिकेशन को। और हम ऐसा कब करते हैं? जब उस मैटर का जो भी पॉसिबल अफेक्ट होगा वो हमारी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल होगा। या तुम कुछ रिफ़र नहीं कर रहे हो, बस एक्सप्लेन कर दे रहे हो कि हमारी जो ऑडिट ओपिनियन है वो मॉडिफाई की गई है क्योंकि किसी तरह का अफेक्ट या पॉसिबल अफेक्ट पड़ रहा था किसी अनरिजॉल्व मैटर का जो कंपेरेबिलिटी ऑफ द करेंट पीरियड या कॉरस्पॉन्डिंग फिगर से उठाई गई है। लेट्स मूव फर्दर टू आवर सेकेंड पॉइंट। अब ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं हुई है, पर ऑडिटर ऑब्टेन करता है कोई ऑडिट एविडेंस कि कोई मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जिस पे एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन ड्रॉ कर दिया गया है। मतलब एक्चुअल में तो मॉडिफाइड ओपिनियन होना था बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं? जब एक्चुअल में मटेरियल सर्टेनिटी भी एग्जिस्ट कर रही हो। आप पहले तो TCWG से कम्युनिकेट करते हो और अगर वो उस मैटर को रिजॉल्व कर देती है तो आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करते हो। तो इसलिए ऐसे केस में सबसे पहले ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि क्या जो मिस स्टेटमेंट है उससे डील किया गया है एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल FRF, और अगर नहीं किया गया है तो अब ऐसे केस में ऑडिटर एक्सप्रेस कर देगा एक क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन करेंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट में, और वो शो करेगा कि मॉडिफाई किया गया है विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इंक्लूडेड देयर इन। तो अभी हमने दो केस पढ़ा कि ऑडिट हुआ था
और ओपिनियन मॉडिफाई कर दी गई थी, ऑडिट हुआ था और ओपिनियन अनमॉडिफाई की गई थी, बट फिर भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, वो दिख रहा है। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड की ऑडिट ही नहीं की गई है, अगर प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं की गई है, तो ऐसे केस में ऑडिटर अदर मेटा पैराग्राफ के अंदर ये डिस्क्लोज करेगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है वो अनऑडिटेड है, और आपके ना ये डिस्क्लोज करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक रिक्वायरमेंट है ना कि आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, वो तो आपको अभी भी ऑब्टेन करना होगा। बट आप एक क्लैरिफिकेशन दे दोगे कि अदर मेटा पैराग्राफ में कि ये जो प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट है वो ऑडिट नहीं हुई है। और अभी जो ऊपर आपने ये 2 पॉइंट पढ़े ना, इसमें तो ऑडिट की गई है। हो सकता है ऑडिट आपने की हो या ये भी हो सकता है कि वो ऑडिट की हो किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड की कोई भी प्रेडिसेसर ऑडिटर ऑडिट करता है और आपको आपका लॉ रेगुलेशन परमिट कर देता है कि आप रिफ़र कर सको उस प्रेडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट को ऑन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, तो ऐसे केस में आपको अदर मैटर पैराग्राफ में कुछ चीज़ें शो करनी है, कुछ स्टेट करना है। तो सबसे पहले तो ये कि आप ये बताओगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ऑडिटेड तो है, पर हमने नहीं की है, ये प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट की है। फिर क्या ओपिनियन उस प्रेडिसेसर ऑडिटर ने एक्सप्रेस की है, मॉडिफाई की है, तो उसके बारे में रीज़न दो कि क्यों मॉडिफाई की है, और अनमॉडिफाइड है तो वेल एंड गुड, और कौन से डेट पे वो रिपोर्ट इशू की गई थी। तो अगर जहाँ पे ये .1 और .2 एप्लीकेबल है, वहाँ पे हम ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्क्लोजर देते हैं अंडर OM पैराग्राफ, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट की है, क्या ओपिनियन दी है, अगर मॉडिफाइड है तो क्यों दी है, और किस डेट पे रिपोर्ट इशू की गई है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई होप आपको अभी कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेके किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, बट इन केस फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट, एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो रिवाइज करते हैं। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे कोई भी अमाउंट या डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड का है वो इंक्लूड किया गया है फॉर कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करेंट पीरियड। पर अगर ऑडिट की जा रही है तो वो ऑडिटर की ओपिनियन में रिफ़र तो किया जाएगा, दैट इज़ वो एक्चुअल में प्रायर पीरियड का इन्फॉर्मेशन है, बट अगर उसे एज अ कंपैरिजन यूज़ किया जा रहा है करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमारी ऑडिट ओपिनियन में वो पर्टिकुलर मैटर भी रिफ़र होगा। दैट इज़ जो हमने पढ़ा था ना कि जब हम कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन का अप्रोच यूज़ करते हैं तो हम प्रायर पीरियड में भी रिफ़र करते हैं हमारी ओपिनियन को। जैसे तुमने सैप में पढ़ा है ट्रेंड एनालिसिस, पिछले साल उससे पहले साल जो भी प्रायर पीरियड्स है उसमें क्या ट्रेंड चलता आ रहा था, 10% ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे थे, हर साल ये ग्रॉस प्रॉफिट 10% से ग्रोथ हो रही थी। तो इस साल भी जो पिछले साल की हमारी ग्रॉस प्रॉफिट होगी उससे 10% ही ग्रो होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए। तो जब तुम यहाँ पे कोई करेंट ईयर को लेके ओपिनियन ड्रॉ करते हो, मतलब तुम ये बताते हो कि हाँ ये भी सही है। और जो भी लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन दी होती है इन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंपेरेबल होती है विद दैट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करेंट पीरियड। और अगर ऑडिटर ऐसी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है जिसमें प्रायर पीरियड की इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, अलग से शो की गई है फॉर कंपैरिजन, तो ऐसे केस में ऑडिटर अपनी ओपिनियन को रिफ़र करेगा ईच पीरियड पे। अब आपको ना एक बेसिक सा एग्जांपल दिखाती हूँ। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? शेयर कैपिटल लिखिए, ये 2-3 साल लिखे हैं, पहले 10 लाख था, फिर आपने और इशू किया 11 लाख हो गया, फिर अगले साल आपने बाईबैक कर ली वापस 10 लाख हो गया, ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। वहीं कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस 10 लाख, बस इस 10 लाख में पिछले साल का 5 लाख इंक्लूडेड है, बट उस 5 लाख को यहाँ पे अलग से शो नहीं किया है। तो जो अभी हमने सेकंड पॉइंट देखा, सेकंड एग्जांपल देखा था, वो था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, और जो पहले देखा वो है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो जब आप किसी भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट में अपनी ओपिनियन ड्रॉ करते हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि इसमें दी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन सही है, दैट इज़ हर एक पीरियड की इन्फॉर्मेशन सही है। इस वजह से आप इस पर जो भी ओपिनियन ड्रॉ करते हो वो रिफ़र होती है हर पीरियड को। जब कभी ना हो सकता है आप अभी जब ऑडिट कर रहे हो आपको कोई मिस्टेक ना दिखे, बट जैसे आपने 2022 की ऑडिट की, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं दिखी, फिर आप जब 2023 की ऑडिट करने आए और आपने ओपनिंग बैलेंस चेक किया ना, तो आपने रियलाइज़ किया कि अरे यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है। सो व्हेन रिपोर्टिंग ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद करेंट पीरियड्स ऑडिट,
ऑडिटर को ये समझ आता है कि जो ओपिनियन उसने प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी थी वो डिफ़र करती है, जो ओपिनियन वो अभी दे रहा है वो डिफ़र करती है उस ओपिनियन से जो उसने पहले दी थी। तो ऐसे केस में ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा कि इस डिफरेंस के पीछे का सब्सटेंसिव रीज़न क्या है अंडर अदर मैटर पैराग्राफ इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 706। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर। तो जैसा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के लिए हम 3 चीज़ें शो करते हैं, कंपेरेटिव के लिए भी हम 3 चीज़ें शो करेंगे। अंडर अदर मैटर पैराग्राफ हम ये बताएंगे कि ये जो भी प्रायर पीरियड ऑडिट हुई है ये प्रेडेसेसर ऑडिटर ने की है, उसने क्या ओपिनियन ड्रॉ की है, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे ये रिपोर्ट इशू की गई है। और ये शो किया जाएगा अनलेस जो भी प्रेडेसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट थी और प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे अगर रिवाइज नहीं किया गया है तो। अब मान लो उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी थी, आपने अभी चेक किया, आपने रिवाइज करके उसे मॉडिफाइड कर दिया, तो क्या अब आप उसकी इन्फॉर्मेशन शो करोगे? नहीं। दैट इज़ अगर आप ये कंक्लूड करते हो ना कि प्रायर पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने उसमें एक रिपोर्ट इशू कर दी है विदाउट मॉडिफिकेशन, जो एक्चुअली में मॉडिफाइड होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल मिस्टेक, तो ऐसे केस में पहले तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा इस मिसस्टेटमेंट को विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या TCWG, और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि प्रेडिसेसर ऑडिटर को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। और अगर आपने जब ये मॉडिफिकेशन के बारे में, ये मिस स्टेटमेंट के बारे में इन 3 पार्टीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद उसे अमेंड किया जा रहा है, चेंजेस की जा रही है, जो मिस स्टेटमेंट दिख रही थी उसे सॉल्व की जा रही है, और प्रेडिसेसर ऑडिटर एग्री करेगा कि मैं इशू कर दूंगा न्यू ऑडिट रिपोर्ट उस अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम एज अ ऑडिटर सिर्फ करेंट पीरियड में अपनी ओपिनियन ड्रॉ करेंगे, अपना रिपोर्ट इशू करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में मिस्टेक थी उसे प्रेडिसेसर ऑडिटर एग्री कर देता है कि हाँ इसे मैं ही सुधार दूंगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब अगर प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही ना हुई हो तो अगेन जैसा हमने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के लिए पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि हम अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ये शो कर देंगे कि जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनऑडिटेड है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट से, जो आपको ऑब्टेन करना होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। एंड हियर वी आर डन विद कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। सो ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन ये बोलता है ना कि हर कंपनी को एक तो प्रिपेयर करना चाहिए और प्रिपेयर करके उसे रखना चाहिए अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में, क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर रेलेवेंट बुक्स, पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो प्रेजेंट करती है ट्रू और फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, जो इंक्लूड करेगी ब्रांच ऑफिस के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स, पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और वो ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स, पेपर्स होंगे जो एक्सप्लेन करेंगे उन ट्रांजैक्शन को जो अफेक्ट कर रही है बोथ रजिस्टर्ड ऑफिस को और उसकी ब्रांच को। दैट इज़ जो आप पढ़ते हो ना अकाउंट्स में, ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक, वो दैट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस से ब्रांच कुछ चीज़ खरीद रहा है या उसे कुछ बेच रहा है, या आपने रजिस्टर्ड ऑफिस से उठा के कुछ कैश ब्रांच ऑफिस में भेजा है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो दोनों पार्टीज़ को अफेक्ट कर रही हो। और ये जो भी बुक्स हैं उन्हें हमें रखना है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि हमें सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। इसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी रेलेवेंट बुक पेपर है हर फाइनेंशियल ईयर के प्रिपेयर करने होते हैं और रखने होते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो इंक्लूड करेंगे उन बुक्स पेपर्स को भी जो ब्रांच ऑफिस के हैं, जो ये बताएंगे, जो इंडिकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उन ट्रांजैक्शन को जो अफेक्ट कर रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस को भी और उसकी ब्रांच को भी। और ये जो भी बुक्स, पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर होगा एक्रूअल बेसिस में और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि ये सेक्शन बोलता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। अब मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है या इंडिया में है बट रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसे एरिया में है ना कि आपको पता है अगर कभी भी हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ला पाना उतना ईजी नहीं होगा या पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या रेलेवेंट पेपर्स को किसी दूसरी प्लेस पे रखना विद इन इंडिया बट। और जहाँ ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट को ना रख के किसी और प्लेस में रख रहे हो, तो आपके ये डिसीजन लेने के विद इन 7 days
आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ एक नोटिस इन राइटिंग, जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे, फुल एड्रेस दोगे उस अदर प्लेस का जहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स रखी जा रही है। ये सेक्शन तो आपने लॉ में भी पढ़ा है, यहाँ पे बस तुम इसको एज अ रिविजन पढ़ रहे हो। और कंपनी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकती है। अब आपका ये जो भी है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिजिकल मोड में रखो, ये आपको सेक्शन 128 का सबसेक्शन 1 बोलता है। वहीं सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, तब भी हम ये मानेंगे कि वो कंप्लाई कर रहा है विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अगर जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से जो रिलेटेड है, उन ट्रांजैक्शन से जो अफेक्ट कर रही है ब्रांच ऑफिस को, रजिस्टर्ड ऑफिस को, वो रखी गई है ऑफिस में, प्रॉपरली समराइज की गई है। जो भी उनके प्रॉपर समराइज रिटर्न्स है वो पीरियोडिकली ब्रांच ऑफिस के द्वारा भेजे जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में, या जो भी अदर प्लेस जहाँ पे आपने उन सब डॉक्यूमेंट्स को रखा है। दैट इज चाहे इंडिया के बाहरी ब्रांच क्यों नहीं है, बट अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर रही है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रही है, तो हम ये मानेंगे कि वो सबसेक्शन 1 को कंप्लाई कर रही है। अब सेक्शन 128 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में आपने कंपनीज के साइड से तो पढ़ ली कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ सेक्शन 143 का सबसेक्शन 8 बताता है कि क्या ड्यूटीज़ और पावर्स होती है कंपनी ऑडिटर की विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर। तो सबसे पहला, अगर आपकी कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है ना, तो उसकी भी ऑडिट आप उस ऑडिटर से करा सकते हो जिसे आपने अपॉइंट किया अपनी कंपनी के लिए। दैट इज़ जो आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस में आके ऑडिट कर रहा है, वो आपकी ब्रांच की भी ऑडिट कर सकता है। या आप चाहो तो कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट कर सकते हो जो क्वालिफाइड है एज ऑडिटर अंडर दिस एक्ट। या अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपकी ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे केस में भी ना या तो आप अपने कंपनी के ही ऑडिटर से ऑडिट करा सकते हो, या कोई दूसरा अकाउंटेंट या कोई ऐसा पर्सन जो ड्यूली क्वालिफाइड है एज एन ऑडिटर उस कंट्री की लॉज के हिसाब से। दैट इज़ अगर इंडिया से बाहर है आपकी ब्रांच, तो या तो आप अपने कंपनी ऑडिटर को ही बोलोगे कि उसकी भी ऑडिट कर, या तो फॉर एग्जांपल फ्रांस में आपकी ब्रांच, तो फ्रांस के लॉ के हिसाब से कौन एज अ सीए क्वालिफाइड है एज अ ऑडिटर आपका काम कर सकता है, आप उसे अपॉइंट करोगे। और अगर कोई भी ड्यूटीज़ एंड पावर्स है कंपनी के ऑडिटर की विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर, तो वो भी प्रेस्क्राइब्ड की जानी चाहिए। अब जो आपका ये ब्रांच ऑडिटर है ना, वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा ऑन अकाउंट ऑफ ब्रांच जो उसने एग्जामिन की है। मान लो किसी कंपनी की 4 ब्रांच है, उसमें से जिस ब्रांच की ऑडिट जो पर्टिकुलर ऑडिटर कर रहा है, वो सिर्फ उसी ब्रांच के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट इशू करेगा और फिर उसे भेजेगा वो कंपनी ऑडिटर के पास, जो उसे जिस वे में वो चाहे वो डील करेगा उसके साथ एज कंसिडर्ड नेसेसरी। फर्दर रूल 12 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 ये बोलता है कि जो भी ब्रांच ऑडिटर है वो सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को कंपनी ऑडिटर के पास, और अगर किसी भी तरह का फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है बाय द ऑडिटर, तो वो एक्सटेंड करेगा ब्रांच ऑडिटर को भी टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू द कंसर्न ब्रांच। अब मान लो 4 ब्रांच है, ठीक है, कंपनी ऑडिटर जब चेक कर रहा था ना, उसे कुछ फ्रॉड मिला। अब इन 4 में से 2 ब्रांच ऐसे हैं जिससे ये फ्रॉड रिलेटेड है, तो अगर ये कोई भी फ्रॉड रिपोर्ट करेगा ना, तो ये इन 2 ब्रांच के ऑडिटर्स तक एक्सटेंड करेगी। For better understanding, let us now have a look at the following definitions. जो कंपनी ऑडिटर होता है ना, उसे हम प्रिंसिपल ऑडिटर बोलते हैं। बाकी जो ब्रांच की ऐसी इधर उधर की ऑडिट करते हैं उन्हें हम अदर ऑडिटर्स बोलते हैं। दैट इज़, अब उसको ऑडिट की लैंग्वेज में पढ़ो। प्रिंसिपल ऑडिटर मीन्स द ऑडिटर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी when the financial information includes the financial information of one or more components audited by another auditor। और ये another auditor कौन होते हैं? Another auditor means an auditor other than the principal auditor with the responsibility for reporting on financial information of a component which is included in the financial information audited by principal auditor। अब एक कंपनी है XYZ, उसकी 3 ब्रांचेज हैं X, Y और Z। जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो आके ये बताएगा ना कि ये जो XYZ की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है या नहीं। और जो ये अदर ऑडिटर्स हैं वो बताएंगे क्या ये X की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है, Y की, Z की। वो एज अ होल पूरे इसकी बात नहीं करेंगे। अब तुम यहाँ पे कंपोनेंट पढ़ रहे हो, कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर।
financial information of a component. Now what does this word component means? कंपोनेंट का मतलब होता है कोई डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट या ऐसी कोई भी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूडेड है उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो ऑडिट की जा रही है बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। जब आप अनदर ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहे हो, अब ऐसा कब होता है? जब जो कंपनी की ब्रांच है उसकी ऑडिट कोई दूसरा पर्सन कर रहा है अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर। तो वहाँ पे सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिटर को उस अनदर ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। उस ब्रांच की ऑडिट को लेके उस ऑडिटर को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, क्या क्या उसका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, एंड ऑडिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि दोनों के बीच में अच्छे से तालमेल जमे, ताकि जो दोनों ऑडिटर्स हैं उनका जो भी पर्पस है अफेक्टिव ऑडिट का वो अचीव किया जा सके। अब ये तो आपने पढ़ लिया कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब आईसीआई ने इस चीज़ से डील करने के लिए बनाया है ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। कुछ सडन सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना जहाँ पे जो भी स्टैट्यूट गवर्न कर रही है उस पर्टिकुलर एंटिटी को, जैसे बैंक के केस में आरबीआई, कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट, वो प्रिंसिपल ऑडिटर को अलाउ कर सकती है कि वो विजिट करे उस कंपोनेंट को। कंपोनेंट मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्रांच या कोई भी एसोसिएट, सब्सिडियरी, एनीथिंग जिसकी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। तो प्रिंसिपल ऑडिटर विजिट कर सकता है कोई भी कंपोनेंट में और एग्जामिन कर सकता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या रिकॉर्ड्स को, अगर उस स्टैट्यूट को लगता है कि ये नेसेसरी है और वो अलाउ करती है। अब जब कोई अनदर ऑडिटर अपॉइंट किया गया है फॉर द कंपोनेंट, तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो रिलाई करेगा उस अनदर ऑडिटर के काम पे, अनलेस कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज नहीं हो जाती कि उसे लगता है कि नहीं अभी रिलाई नहीं किया जाता, मुझे तो उस कंपोनेंट में विजिट करना होगा और वहाँ की बुक्स को खुद ही एग्जामिन करना होगा। फर्दर ये एक रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल ऑडिटर की, वो परफॉर्म करे प्रोसीजर्स जिससे वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस बारे में कि जो भी वर्क अदर ऑडिटर का वो यूज़ कर रहा है वो एडिक्वेट होगी प्रिंसिपल ऑडिट के पर्पस के लिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक असाइनमेंट। तो जब ऑडिटर यूज़ करता है किसी अनदर ऑडिटर के काम को, तो उसे ऑर्डिनरली परफॉर्म करने होते हैं कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को कि क्या यूज़ होने वाला है उसके काम का और उसकी रिपोर्ट का, ताकि वो एक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स बना सके फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट्स एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। प्रिंसिपल ऑडिटर फिर उसे इन्फॉर्म करेगा उन मैटर्स के बारे में जो रिक्वायर करते हैं स्पेशल कंसिडरेशन, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन जो रिक्वायर करते हैं किसी भी तरह का डिस्क्लोजर या टाइम टेबल फॉर कंपोनेंट ऑफ ऑडिट, एंड साथ में एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू द कंप्लायंस विद देम। दैट इज़ वो एडवाइस करेगा कि उन्हें इन सब चीज़ों के साथ कंप्लाई करना है और उसके बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो वो डिस्कस भी कर सकता है अदर ऑडिटर के साथ द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड, जो ऑडिट प्रोसीजर उसने अप्लाई की है, या वो रिव्यू कर सकता है रिटन समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, या तो डायरेक्ट उससे डिस्कस करेगा या रिव्यू करेगा उस प्रोसीजर्स को लेके जो भी रिटन समरी बनाई गई है और जो भी फाइंडिंग्स उसे मिली है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चनेयर और चेकलिस्ट। प्रिंसिपल ऑडिटर जाके डायरेक्ट अदर ऑडिटर से भी मिल सकता है और जो भी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट होगा इस प्रोसीजर का वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे और प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज पे ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। और ये नॉलेज कैसे मिलेगी उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, तो उसके पहले के कुछ किए हुए काम को, प्रीवियस ऑडिट को रिव्यू करोगे तो। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। आज के लिए इतना ही। जॉइंट ऑडिट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। इन केस कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।